भविष्य कहलाता है। तो एक प्रकार से जैसे स्केल आप देखते हैं और उसमें कोई निर्धारित संख्या कर ले, उस संख्या से पूर्ववर्ती कुछ संख्याएं होती हैं और उस संख्या के बाद कुछ संख्याएं होती हैं। उसी तरह वर्तमान के पहले एक अतीत है और वर्तमान के बाद का जो समय है वह भविष्य के रूप में चिन्हित होता है। इसलिए जो पाश्चात्य की अवधारणा है वह लीनियर अवधारणा है। इसीलिए पाश्चात्य देशों में इतिहास लेखन दिखाई देता है। भारतीय दृष्टिकोण में इतिहास लेखन की परंपरा का अभाव का कारण यहाँ की चक्रीय समय परंपरा है। जो यहाँ जो चक्रीय समय परंपरा पर हम विश्वास करते हैं उसके कारण यहाँ है इतिहास की आवश्यकता है। तो यह इतिहास कहीं पाश्चात्य परंपरा से उस इतिहास प्रक्रिया को लेता है और उस लीनियर प्रक्रिया को लेता है और इस प्रकार हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास काल निर्धारण होता है और हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास वेत्ताओं द्वारा जो काल निर्धारण होता है वह अलग किस्म का काल निर्धारण होता है। उस निर्धारण में जो अतीत और भविष्य और वर्तमान की हम बात कर रहे थे वहां पर इतिहासवेत्ताओं द्वारा आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल उस आधार पर वहां यह तय किया गया कि 1850 के बरस 1857 को जो है हम आधुनिक काल के आरंभ का वर्ष मानेंगे। अब 1857 आप प्रश्न कर सकते हैं कि 1857 स्वीकारने की आवश्यकता थी। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि 1857 में एक विप्लव हुआ था, एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति को एक प्रकार से अगर हम पाश्चात्य दृष्टि से देखें तो वह एक विद्रोह था और यदि भारतीय दृष्टि से देखें तो वह क्रांति अपने आप में प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का रूप ले सकती है। जो तो 1857 में जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, उसमें हमें मूल बदलाव दिखाई देता है। वहां बदलाव क्या दिखाई देता है? तो आधुनिक सभ्यता से आई हुई पूंजीवादी सभ्यता और हमारे यहाँ जो स्थिर एक सामंतवादी व्यवस्था थी, इन दोनों के बीच टकराहट दिखाई देती है। बात जहां तक आप जानते हैं जिसकी केंद्रीयता में पूंजी होता है और सामंतवादी व्यवस्था में आप सभी जानते हैं कि आदिकालीन साहित्य का जब आप अध्ययन करते हैं और भारत में जब केंद्रीय सत्ता का लोप होता है तब स्थानीय सत्ता जब केंद्र में आती है तो उसी समय सामंतों का अभ्युदय हुआ होता है। इसलिए राज्य के शासक के बतौर सामंतों को लेने की जो व्यवस्था होती है उसे सामंतशाही की व्यवस्था कहते हैं। तो सामंतशाही की व्यवस्था और पूंजीवादी ताकत के बीच एक प्रकार का संघर्ष बनता है और यह संघर्ष अपने आप में बदलाव का सबसे प्रमुख कारण बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1857 एक तरह से हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के आरंभिक वर्षों में से स्वीकारा जा सकता है। अर्थात आधुनिक काल की शुरुआत 1857 से हुई। यदि काल के उपविभाग की बात करें तो हमारे हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसको विवेचित करने का प्रयास किया है और उन्होंने बताने का प्रयास किया कि एक तरह से यह गद्य के प्रवर्तन का काल था। इसलिए गद्य और काव्य दो क्षेत्र हैं जो आधुनिक के केंद्र में है और गद्य के 3 चरण हैं, वैसे ही काव्य के 3 चरण हैं। तो काव्य का जो तीसरा चरण है वह एक तरह से छायावादी आंदोलन के साथ। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ कुछ कह रही हैं आप? आ रही है सर, आ रही आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ आवाज आ रही है आप लोगों तक ना? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? यस सर। यस जी सर। सर, नियंत्रण आवाज आ रही है। हाँ हाँ कहिए। जी सर पढ़ाइए सर, आवाज क्लियर आ रही है। हाँ ठीक है सर, मैं अपनी बात आरंभ रखता हूँ जो है। फिर उसके बाद जो है तो जो काल का उपविभाग किया जाता है, जब हम में उपविभाग की बात करते हैं तो वह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। मैंने आपसे बताया कि पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल का विवेचन किया, आधुनिक काल का विवेचन किया, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 धाराओं की बात की। एक गद्य धारा की बात की और एक काव्य धारा की बात की। तो गद्य धारा के अंतर्गत यदि हम बात करें तो गद्य धारा के अंतर्गत 3 चरण स्वीकारा उन्होंने और काव्य धारा के अंतर्गत भी 3 चरण उन्होंने स्वीकारा।
तो जो काव्य धारा का तीसरा चरण था, वह तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण चरण था। वह हमारे यहाँ छायावादी आंदोलन के रूप में स्वीकृत हुआ। तो छायावादी आंदोलन एक प्रकार से 1918 से लेकर 1938 तक के बीच का जो कालखंड था, वह एक प्रकार से छायावादी काव्यधारा का कालखंड था। अब छायावादी को यदि हम केंद्रवर्ती मान लें, तो छायावाद के पूर्व, छायावाद के पहले दो महत्वपूर्ण और विभाजन किए जा सकते हैं, एक पुनर्जागरण का और एक सुधार का। अर्थात 1857 से लेकर 1900 तक के बीच का जो कालखंड है, वह पुनर्जागरण का काल है, और साथ ही साथ 1900 से लेकर 1918 तक के बीच का जो कालखंड है, वह सुधार का कालखंड है, और 1918 से लेकर 1938 तक का जो कालखंड है, वह छायावाद का कालखंड है, और 1938 से लेकर 1953 तक के बीच का जो कालखंड है, वह प्रगति और प्रयोग का कालखंड है, और 1953 के बाद का जो कालखंड है, वो नवलेखन का कालखंड है। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं, तो उसका जो काल विभाजन है, वो इस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसको समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक था। अब प्रश्न खड़ा होता है आधुनिकता का। देखिए, अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे, वह काल विवेचन के अंतर्गत चर्चा थी। अर्थात हम समझने का यह प्रयास कर रहे थे कि आधुनिक जो काल है, उसको हम किस प्रकार विवेचित कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि आधुनिकता क्या है। तो रेमंड विलियम्स ने जो है कहा था, आधुनिकता का मतलब होता है अधुना शब्द से बना, जिसका मतलब होता है अभी अभी, अभी अभी। तो जब हम अभी अभी की बात करते हैं और इस परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य को देखने का प्रयास करते हैं, तो 16वीं शताब्दी में तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना रामचरितमानस भी 16वीं शताब्दी के दृष्टि से आधुनिक है, और साथ ही साथ प्रिय प्रवास की रचना जो कि बाद के कालखंड में लिखी गई, वह भी अभी अभी के दृष्टिकोण में आधुनिक है। लेकिन काल मीमांसा की दृष्टि से यदि हम विचार करें, तो तुलसीदास की वह रचना मध्यकालीन रचना के अंतर्गत आती है। इसको आपको समझने की आवश्यकता है। और चूंकि आधुनिकता का सबसे जो गहरा संबंध है, वो गहरा संबंध मूलतः मध्ययुगीनता के साथ है। क्योंकि जो मध्ययुगीनता है, मैंने आपसे पहले ही बताया, जब काल विवेचन मैंने आपके सामने किया, तो मैंने कहा कि आदिकाल, मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। तो जो आधुनिक काल की टकराहट होती है, वह मध्यकाल के साथ होती है। अर्थात आधुनिक काल अपनी निष्पत्ति मध्यकाल के माध्यम से प्राप्त करता है। तो मध्यकाल को यदि आप ध्यान में रखें, तो चूंकि मध्यकाल अपने आप में कोई नवीन प्रदेय का काल नहीं है। जैसे एक प्रकार से जब हम आदिकाल की बात करते हैं, तो आदिकाल का मनुष्य यायावर है या स्थायित्व निवास करने वाला है, वो पहली बार प्रकृति के संसर्ग में आया है। और जब पहली बार आप प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, तो जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, वो आपके लिए नई होती हैं। जैसे मान लीजिए वर्षा का होना, दिन रात का होना। जब पहली बार आप इस दुनिया में आए हों और इस दुनिया को देख रहे हो, आप उसको कल्पना कीजिए, क्या वह मनुष्य जो पहली बार इस संसार में आया होगा और इन सब चीजों को देख रहा होगा, वह किस तरह से देख रहा होगा। अर्थात वो एक नई दृष्टि से देख रहा होगा, एक नवीन दृष्टि से देख रहा होगा। और जब वह नवीन दृष्टि से देखने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर एक नयापन आता है, और यह नयापन अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार आदिकालीन जो प्रवृत्ति है, वो नवीनता को प्रश्रय देती है। लेकिन जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, तो मध्यकाल आप तो वचनों में विश्वास रखती है, अर्थात आदिकालीन बातों में आस्था रखती है, आदिकालीन विषयों में आस्था रखती है, और वो कोई मौलिक चिंतन नहीं करती है, वो किसी नवीनता की बात नहीं करती है। यदि इस संदर्भ को आप समझने का प्रयास करें, तो आप इसको और दूसरे ढंग से समझ सकते हैं कि रामचरितमानस की जब तुलसीदास ने रचना की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने रामचरितमानस को नाना पुराण और निगमों के माध्यम से लिखा है, नाना पुराण और निगमों के माध्यम से लिखा है। अर्थात उसमें कोई अपने आप में नवीन नहीं है, उसमें कोई नवीनता नहीं है।
तो इस प्रकार जो मध्यकालीन मानसिकता है वह एक विश्वास और आस्था वाली मानसिकता है। और विश्वास और आस्था वाली मानसिकता को यदि आप देखें तो एक चीज गौर करने की है, क्योंकि मध्यकाल के अंतर्गत ही हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन आता है, तो कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन का केंद्रीय विषय जो है वह ईश्वर है। तो ईश्वर में भी कहीं ना कहीं आस्था की बात आती है, विश्वास की बात आती है। और ईश्वर के जो संस्थान है, ईश्वर के जो प्रतिनिधि संस्थान है, उनमें भी आस्था आती है। अतः मध्यकाल एक प्रकार से आस्था का काल है और विश्वास का काल है। इसी के आधार पर मध्यकाल जो है रूढ़िग्रस्त हो गया। जो अब मध्यकाल जब रूढ़िग्रस्त हो गया, इसको उदाहरण के तौर पर आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जो रीतकालीन काव्य है, रीतकालीन काव्यों में कोई नवीनता नहीं है, अर्थात वही छंद है, वही शिल्प है, वही कथ्य है, सब पुनरावृत्ति हो रही है, देखा जाता रहा, इसलिए वह रूढ़िग्रस्त काल दिखाई देता है। तो मध्यकाल जो है अपने आप में रूढ़िग्रस्त काल है, और इसी रूढ़िग्रस्तता से प्रतिरोध करता हुआ जो काल है वह आधुनिक काल है, क्योंकि वह इस रूढ़िग्रस्त मानसिकता के विद्रोह से आप्लावित होता है। अर्थात वह एक प्रकार का विद्रोही चेतना रखता है इस आपदा से, इस विश्वास से, इस आस्था से। इसे समझने की आपको आवश्यकता है। तो आस्था और विश्वास के प्रति जो विद्रोहात्मक रवैया है वह कहीं ना कहीं संशय ग्रस्त कर देता है मनुष्य को। और यदि हम पाश्चात्य जगत में आधुनिकता की बात करें तो एक प्रकार से मॉडर्निटी के पिता, द फादर ऑफ मॉडर्निटी जिसे कहा जाता है, उसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो रेन डेकार्त का आता है। और रेन डेकार्त एक ऐसे फिलोसफर थे, एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्हें संशयवादी दार्शनिक कहा जाता है। अर्थात वो बुद्धिवादी होते हुए भी संशयवादी दार्शनिक थे। इसलिए संशय का यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अर्थात आधुनिक प्रवृत्ति की सबसे खास बात क्या है, वह है संशय, संदेह, और एक प्रकार का कहा जाए सप्रश्न। अर्थात वह किसी भी आती हुई परंपरा को प्रश्न के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पर मध्यकालीन यह मानसिकता है कि कोई भी व्यक्ति आपके घर में बड़ा आता है तो आप आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसे नमस्कार करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। लेकिन जो आधुनिक मनुष्य है वह यह प्रश्न कर सकता है कि मैं इन्हें क्यों प्रणाम करूं। तो जो मॉडर्निटी की मानसिकता है, जो आधुनिकता की मानसिकता है, वह एक प्रकार से प्रश्न करने की मानसिकता है। अर्थात वह मनुष्य के अंदर एक प्रकार की कौतूहल को पैदा करती है और वह प्रश्न को पैदा करती है। और यह प्रश्न कहीं भी किसी भी स्तर पर समाधान के साथ नहीं जुड़ता है, इसीलिए एक अनिश्चित स्थिति, एक अनिश्चित वातावरण का सृजन होता है। आधुनिक काल में एक अनिश्चित वातावरण का सृजन होता है। इसलिए जब भी आप आधुनिकता को समझने का प्रयास करेंगे तो आप यह देखने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति के अंदर सप्रश्न का दृष्टिकोण है कि नहीं, और साथ ही साथ मनुष्य तार्किक है कि नहीं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आधुनिकता पाश्चात्य भारत में आई, और पाश्चात्य में सबसे पहले आधुनिकता के केंद्र में औद्योगिक क्रांति थी, जिसकी प्रणति किसी ने, उसका आधार एक प्रकार से वैज्ञानिक तकनीकी थी, और विज्ञान का आधार तर्क होता, आप सभी जानते हैं। इसलिए जो मनुष्य तार्किक हो, जो मनुष्य संशयग्रस्त हो, जो मनुष्य प्रश्न करता हो, बौद्धिक हो, वह मनुष्य आधुनिक होगा। जिसके अंदर अपनी पूरी परंपरा के प्रति एक प्रश्न का दृष्टिकोण होगा, वह जो व्यक्ति होगा वह एक प्रकार से आधुनिक होगा। कोई भी व्यक्ति आधुनिक अपनी वेशभूषा से नहीं हो सकता है। यदि आप किसी मनुष्य को समाज में देख रहे हैं कि वह आधुनिक वेशभूषा से लैस है, लेकिन उसकी मानसिकता जो है वह मध्ययुगीन किस्म की है, तो वह आधुनिक नहीं हो सकता, वह मॉडर्न नहीं हो सकता। मॉडर्न होने के लिए आवश्यक है कि वह वैज्ञानिक दृष्टि वाला हो, तार्किक हो, और साथ ही साथ उसके अंदर प्रश्न करने की कुवत हो, जो और वह प्रश्न करता हो, जो सप्रश्न दृष्टिकोण जिसका हो जाए। इसलिए आधुनिकता की हम जब भी बात करेंगे या आधुनिक मनुष्य की जब भी बात करेंगे तो हम ऐसे मनुष्य की कल्पना करेंगे जो मूलतः इस तरह से इन विशेषताओं से सुसज्जित होगा। उसके अंदर प्रश्न करने की क्षमता होगी, वह वैज्ञानिक दृष्टि रखता होगा, वह तार्किक होगा, और साथ ही साथ वह एक निश्चित या समाधान वाली स्थिति में नहीं होता होगा।
इसको हमेशा आप ध्यान रखें। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने परंपरा के प्रति प्रश्न करेगा, अपनी आदि आती हुई अतीत की परंपराओं के प्रति उसका रवैया एक सप्रश्न दृष्टिकोण का होगा। इस तरह इस मनुष्य को आपको देखने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने अभी जो आपसे चर्चा की, वह पहली चर्चा तो काल को लेकर थी, समय की अवधारणा को लेकर थी। दूसरा, हिंदी साहित्य में जो उपविभाग किए गए हैं उनकी हमने चर्चा की। फिर हमने थोड़ी आधुनिकता की चर्चा की। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि आधुनिकता के साथ भारत में 1857 में जब आधुनिकता आई तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, क्योंकि यह भी उसके अंदर आदिकाल की भूमि के अंतर्गत इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली बात तो मैंने आपसे बताया कि कोई भी भले किसी काल में हो, लेकिन वह गौण या किसी रूप में पूर्ववर्ती ढंग से बनी रहती है। इस प्रकार 1857 में आधुनिक काल का आप आरंभ तो मान सकते हैं, लेकिन इस प्रवृत्ति की पूर्ववर्ती अवस्था जो है वह 1757 से ही भारतीय राजनीति में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। क्योंकि 1757 में पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 1600 में आई थी, तो 1757 में उसने सबसे पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया था और उन्हें विजित कर लिया था, जीत लिया था। तो सिराजुद्दौला हार चुके थे 1757, उसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। आप इतिहास में पढ़े भी होंगे प्लासी के युद्ध के विषय में। तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला जो थे वह जब हार चुके थे अंग्रेजों से, तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य था। ठीक है। दूसरी बात जो समझने की यह है कि जब सिराजुद्दौला के बाद की बात आती है तो हम देखते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व जो है हमारे शाह आलम के माध्यम से हुआ, जो मुगल शासक थे। और 1764 के युद्ध में भी अंग्रेजों ने शाह आलम को कहीं न कहीं से विजित कर लिया था। और उसके बाद 1765 में कड़ा का युद्ध हुआ, और उस कड़ा का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण रहा कि जो भी शाह आलम की रही सही शक्ति थी वह भी वहां समाप्त हो गई। तो इसलिए इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। अब अंग्रेजों के सामने शाह आलम द्वारा जो प्रांत दीवानी के रूप में दिए गए, उसमें कौन कौन से प्रांत थे? तो एक बंगाल प्रांत था, दूसरा उड़ीसा था और तीसरा बिहार था। ये प्रांत जो है दीवानी के रूप में अंग्रेजों को दे दिए गए। अब अंग्रेजों के सामने चुनौती दो शक्तियों से टकराने की थी। अंग्रेजों के सामने जो टकराने की शक्ति थी, जो वह मूलतः एक तो मराठा शक्ति के साथ टकराने की बात थी, और दूसरा साथ ही साथ उनको सिख संप्रदाय से टकराने की जरूरत थी। क्योंकि मराठा पूरे भारत में व्याप्त थे, पूरे भारत में फैले हुए थे। इसीलिए उन मराठों से युद्ध करने के लिए अंग्रेजों ने एक नए ढंग की रणनीति को अमली जामा पहनाया, और वो यह था कि मराठों के बीच एक प्रकार का आपसी फूट डाला और उन्हें 1803 में अस्सी और लासवारी के युद्ध में हरा दिया गया। और जब मराठों पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली तो उनके पास एक ही शक्ति रह गई, वह शक्ति थी सिख। और 1849 में उन्होंने सिखों को भी विजित कर लिया, और उसके बाद 1856 में उन्होंने अवध प्रांत को भी जोड़ लिया। इस प्रकार एक तरह से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह के अपने अभियान के माध्यम से, जो लगातार वह दीवानियां प्राप्त करती जा रही थी, उसके माध्यम से एक प्रकार से एक ऐसा वातावरण सृजित उसने किया जो है, जिसमें एक प्रकार से वो मदोन्मत्त हो गई जो है। और उसके फलस्वरूप 1857 में पहला विद्रोह हो गया। और 1857 का जो पहला विद्रोह हुआ वो देसी राजाओं के एकीकरण के माध्यम से हुआ। और जब 1857 में विद्रोह हो गया तो विद्रोह के परिणाम स्वरूप चीजें परिवर्तित हो गई। अब इस इंडिया कंपनी को भारतीय शासन व्यवस्था से हटा लिया गया। अब उनकी जगह सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत आ गया। ये आप महत्वपूर्ण गौर करने की जो बात है वो ये है कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त होता है, और साथ ही साथ सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत जुड़ जाता है।
अब जब किसी सत्ता के साथ भारतीय साम्राज्य जुड़ता है तो यहाँ के चाहे प्रशासनिक परिवर्तन हो, चाहे शैक्षणिक परिवर्तन हो, चाहे आर्थिक परिवर्तन हो, सबके होने की गुंजाइश थी। इसलिए ये परिवर्तन होने प्रारंभ हुए और धीरे धीरे आधुनिकता की बयार भारत में प्रवेश करना शुरू कर दी। इसलिए इसको आपको ध्यान देना आवश्यक है, इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। जब इस विषय को आप समझ लेते हैं तो अब उसी समय 1857 के आसपास एक प्रकार से हमारी भाषा में गद्य का आविर्भाव होना शुरू होता है। क्योंकि पद्य के माध्यम से उस समय की भाषा को हम संचारित नहीं कर सकते थे, फलतः गद्य को केंद्र में रखा गया और गद्य वहां पर केंद्र में आया। इसलिए इसको आप ध्यान में रखें कि गद्य किस तरह केंद्र में आया जाए। तो राजनीतिक स्थिति की यदि हम बात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्लासी के युद्ध से लेकर अवध प्रांत के विलय तक लगभग जो भारतीय स्थिति बनती है वह इस प्रकार की बनती है कि वह आधुनिकता की पृष्ठभूमि के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है, जब हम राजनीति की बात कर लेते हैं तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है अर्थ का मुद्दा। अर्थ के मुद्दे के दृष्टिकोण से यदि भारतीय संदर्भ को हम समझने का प्रयास करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि साहित्य का कहीं न कहीं प्रवृत्तियों का गहरा संबंध जो होता है वह आर्थिक प्रवृत्तियों के साथ होता है। और चूंकि बदलाव जब भी होता है वह आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही होता है। तो यह बदलाव जो आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से होता है इसे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि यह जो आर्थिक परिवर्तन होता है वह जब भारतीय प्रदेश में हम जब सोचते हैं भारतीय प्रदेश में, तो हम देखते हैं कि क्योंकि भारत के केंद्र में जो अर्थ था वह ग्रामीण अर्थ था, एक प्रकार से ग्राम्य व्यवस्था थी, गांव की व्यवस्था थी। और मेटकॉफ जैसा अंग्रेज ये कहता है कि भारतीय जो गांव हैं वो अपने आप में आदर्श गणराज्य है। आदर्श गणराज्य कहने का आशय यह है कि भारतीय जो गांव हैं वो अपने आप में स्वायत्त हैं, स्वतंत्र हैं। अर्थात जो भारत के प्रत्येक ग्राम थे वो एक दूसरे से स्वतंत्र थे, स्वायत्त थे। क्यों स्वायत्त थे? क्योंकि जो भी एक व्यवस्था हो सकती थी अर्थ की वह ग्रामीण स्तर पर समुन्नत थी। कैसे? क्योंकि आप देखते हैं कि एक ही ग्राम में, आज भी आप गांव में देखते होंगे तो जो पुराने परंपरागत गांव हैं उनमें आज भी दिखाई देता होगा कि बढ़ई होते हैं, लोहार होता है, कुम्हार होता है और साथ ही साथ आप देखते हैं धोबी होता है, नाई होता है। तो एक प्रकार से हमें जिस भी उद्योग श्रम की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति गांव में ही हो जाती है। और चूंकि किसान पर एक तरह से एक जो किसान होता और जो जमीन होती है उस पर लगभग सभी का बराबर हिस्सेदारी होती है और सबकी जो है पकड़ होती है उस पर। इस तरह से जो ग्रामीण व्यवस्था है वह एक प्रकार की स्थिर और अपरिवर्तनशील व्यवस्था है, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था अपने आप में स्वायत्त और स्वतंत्र व्यवस्था है और एक प्रकार से आदर्श गणराज्य का स्वरूप लिए हुए है। इसीलिए आप देखिए, गौर करने की बात है कि चाहे भारत में कितने भी आक्रांता क्यों ना आए हों, भारत में कितने भी आक्रांता आए, चाहे पठान आए हों, चाहे मुगल आए हों, चाहे कोई भी आया हो, लेकिन उसने ग्रामीण व्यवस्था को परिवर्तित नहीं किया। कारण ये पहले के जितने भी आए थे एक तरह से कहा जाए तो सामंतशाही या पूर्व सामंती व्यवस्था से जुड़े हुए थे, वो एक नई आर्थिक व्यवस्था से नहीं जुड़े हुए थे। लेकिन जब अंग्रेजों का आगमन होता है तो अंग्रेज जब भारत में आते हैं तो वो एक नई आर्थिक व्यवस्था लेके आते हैं जो सामंतीय व्यवस्था से एक चरण आगे है और वह व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी पूंजीवादी व्यवस्था के लिए सबसे आवश्यक होता है बाजार। तो अंग्रेजों को भारत में अपना जब बाजार विकसित करना था उस दृष्टिकोण से उन्होंने भारतीय ग्राम्य व्यवस्था और नगर व्यवस्था को परिवर्तित करने का, उसकी जो एक आधारित संरचना थी उसको परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। अब उसको परिवर्तित करने के अगर संदर्भ में आप समझने की कोशिश करें तो कैसे परिवर्तित करने का प्रयास किया इसे आप देखने की कोशिश करें तो आप देखते हैं कि जब बाजार को केंद्र में हम ले आते हैं, क्योंकि आपसे मैंने ही पहले बताया कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों को जब तमाम प्रांतों की दीवानी प्राप्त हो गई तब वह
तमाम किसानों से, जोतदारों से एक तरह से कहा जाए तो लगान लेना प्रारंभ कर दिए, जो मालगुजारी लेना प्रारंभ कर दिए। और जब वो अपने दीवान के क्षेत्र से मालगुजारी लेते थे तो वह मालगुजारी को अस्थायी करने के संदर्भ में 1793 में पहली बार एक नया परिवर्तन हुआ, अस्थायी बंदोबस्त का परिवर्तन। अस्थायी बंदोबस्त के आधार पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था हो गई और बड़े बड़े जोतदार पैदा हो गए, अर्थात बड़े बड़े जमीन के हिस्से थे और उनकी किसानी करने वाले बड़े बड़े किसान हुआ करते थे, और वो मालगुजारी जो है सरकार को अर्थात अंग्रेजों को दिया करते थे। उसके बाद 1820 में टॉमस मुनरो जैसा व्यक्ति आता है और वह इस्तेमरारी बंदोबस्त की व्यवस्था करता है, और उसके अंतर्गत यह तय कर दिया जाता है कि जो किसानी जमीन है उसे बेचा खरीदा जा सकता है, अर्थात उसका जो बड़ा जोतदार हो या किसान हो वह अपनी जमीन बेच खरीद सकता है। इसके पहले जमीन बेचने खरीदने जैसी मानसिकता नहीं थी। तो जमीन को खरीदने बेचने की जो खरीद फरोख्त की जो बात आई वह कहीं ना कहीं से व्यवसायिक हो उठी, वह अपने आप में व्यवसायिक हो उठी। और इसी प्रकार जो कृषि व्यवस्था थी वह भी धीरे धीरे व्यवसायिक हो गई, और साथ ही साथ यातायात के समुन्नत होने से यह व्यवस्था इतनी समृद्ध हुई कि धीरे धीरे एक तरह से कहा जाए तो पूरी व्यवस्था धीरे धीरे व्यवसायिक होती चली गई। अब जब पूरी व्यवस्था को व्यवसायिकता की हम बात करते हैं तो अब उसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है कि किसान और साथ ही साथ किसान के साथ जुड़े हुए जो सरकार थी उसके बीच कई मध्यस्थ हो गए। सरकार तो मालगुजारी लेती थी और कभी जब वह मालगुजारी बढ़ा देती थी और किसी प्राकृतिक विपदा के कारण किसान मालगुजारी नहीं दे पाता था तो वैसी स्थिति में वह ऋण लेता था, और वह ऋण किससे लेता था? तो महाजनों से लेता था। तो एक प्रकार से महाजनी व्यवस्था की शुरुआत वहां से हुई, और एक तरह से वह किसान जो था एक तरफ से मजारी को लेकर सरकार की तरफ से पीस रहा, उसके लिए यदि अंग्रेजी सरकार उस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाती तो उसका भी उसे सामना करना पड़ता। तो ये एक बड़ी ही विषम स्थिति थी जिसका एक तरह से कहा जाए तो आधुनिक साहित्य में, खासकर भारतेंदु कालीन साहित्य में बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, खासकर जब आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो यह आर्थिक व्यवस्था थी जो परिवर्तित हुई। और नगर की यदि बात करें तो नगर तीन प्रकार के उस समय हुआ करते थे, या तो व्यापारिक नगर होते थे, या तो धार्मिक नगर होते थे, या तो राजनीतिक नगर होते थे। अर्थात जनता राजनीतिक रूप से यदि जुड़ी होती थी किसी नगर से तो वह राजनीतिक नगर होता था, यदि धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ी होती तो वह धार्मिक नगर होता था, और व्यवसायिक दृष्टिकोण से जुड़ी होती थी तो वह आर्थिक नगर होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर और ग्राम के बीच में बहुत दूरी थी। यदि हम उस समय की बात करें तो उस समय नगर और ग्राम, मैंने आपसे पहले ही बताया कि ग्रामीण व्यवस्था अपने आप में स्वायत्त और स्वतंत्र व्यवस्था थी और आदर्श गणराज्य का स्वरूप लिए हुए थी, इसलिए उसे नगरीय व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब स्थितियां विषम होती गईं और बाजार के कारण, इसके कारण जब संरचनाओं में परिवर्तन होना शुरू हुआ, अधिरचनाओं में परिवर्तन होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे अब वही जनता जो ग्राम में रह रही थी उसकी कृषि पर बोझ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उस बाजार व्यवस्था में जब अंग्रेजों द्वारा जो बाजार व्यवस्था लाई गई थी उससे भारतीय उद्योग धंधे लगभग बंद से हो रहे थे, और जो भी शिल्पकार थे, जो भी दस्तकार थे, वे सारे अब कहीं न कहीं एक तरह से किसानी पर ही बोझ बनते जा रहे थे। तो वैसी स्थिति में धीरे धीरे पलायन भी हो रहा था, और वो पलायन नगरों की तरफ हो रहा था। इस प्रकार एक नई संरचना का उदय हो रहा था हमारे सामने, जो हम देखते हैं आधुनिक काल के पृष्ठभूमि के अंतर्गत। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात खासकर यातायात की हम कर लेते हैं। तो क्या आप सभी जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में पूरे विश्व में यातायात के रूप में संसाधनों का काफी विकास हुआ था, और मैंने आपसे पहले ही बताया कि जो भारतीय व्यवस्था थी, जो भारतीय ग्राम व्यवस्था थी, वह एक प्रकार से अपरिवर्तनशील और स्थिर व्यवस्था थी।
तो अपरिवर्तनशील और स्थिर व्यवस्था होने के कारण उसका विनिमय में जो था वह बड़ा ही कमजोर किस्म का था। और कमजोर कहने का आशय यह है, कमजोर कहने का आशय यह है कि मतलब उसमें बहुत गत्यात्मकता नहीं थी, जो उसमें बहुत तीव्रता नहीं थी, जो वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया के तहत व्यापार होता था। इसलिए तब का जो समय था वह तो बैलगाड़ियों द्वारा भी यातायात के माध्यम से हो जाता था। लेकिन बाद में जब आधुनिकता का भारत में प्रवेश होता है, साथ ही साथ पाश्चात्य में औद्योगिक क्रांति होती है। और औद्योगिक क्रांति जब होगी, जब उद्योग धंधे लगेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा। और जब उत्पादन बढ़ता है तो वह उत्पादन जो है उसको खपाने के लिए बाजार चाहिए, और उस बाजार के रूप में भारत जैसा बाजार था जो है। और साथ ही साथ उस उत्पादन को चलाने के लिए, उस उद्योग को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, और उसके लिए भी भारत उनकी आपूर्ति करने के लिए वहां प्रस्तुत था जो है। तो ऐसी स्थिति में एक बाजार के रूप में भारत के यातायात संसाधनों का विकास अत्यंत आवश्यक था। तो अंग्रेजों ने इस पर ध्यान देते हुए, ये अंग्रेजों के अपने स्वार्थ का विषय था, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी हित बना। जो धीरे धीरे रेल का विकास होना प्रारंभ हो गया, रेल के जाल बिछ गए जो है। साथ ही साथ स्टीम, एक तरह से जो स्टीम शिप करते थे उनका भी शुरुआत हो गई, और साथ ही साथ बहुत सारी मोटर गाड़ियां और तमाम तरह की चीजें चल पड़ी जो है। और एक प्रकार से यातायात तीव्र हुआ जो है। अंग्रेजों एक दृष्टिकोण से इस यातायात के तीव्र होने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि एक तो यदि कहीं भी विद्रोह हो भारत में तो वो उसको दबाने के लिए यातायात साधनों को करके तुरंत पहुंच सकते थे। अमन बड़ा प्रभाव पड़ा जो है, लोग यात्राएं करना प्रारंभ कर दिए जो है। तो इस तरह से यात्रा को भी हम लोग, यातायात साधनों को भी इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं आधुनिक काल के पृष्ठभूमि के रूप में जो है। अब जो है शिक्षा व्यवस्था की, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब आर्थिक स्थिति की हम बात करते हैं तो जब आर्थिक परिवर्तन होता है और साथ ही साथ आर्थिक परिवर्तन के साथ जब बुनियादी बदलाव होता है तो उस बदलाव को परिलक्षित करने के लिए एक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, और वह दृष्टिकोण ही मूलतः शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो एक प्रकार जो पाश्चात्य देशों से अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था उसके कारण एक प्रकार की नई शिक्षा नीति चलनी प्रारंभ हुई, वो पाश्चात्य शिक्षा नीति थी, जो भारतीय शिक्षा नीति से एकदम अलहदा थी, एकदम अलग थी। क्योंकि भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी वह एक प्रकार से, आप सभी जानते हैं कि धर्म परक थी, और साथ ही साथ वह आस्था और विश्वास केंद्रित थी। उसके अंदर कोई तार्किकता नहीं थी, उसके अंदर कोई बौद्धिकता नहीं थी। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा में बौद्धिकता भी थी और तार्किकता भी थी। साथ ही साथ जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी वह कुछ वर्गों तक सीमित थी, जबकि जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति थी वो सर्वसुलभ थी, सभी के लिए थी। क्योंकि अंग्रेज यह चाहते थे कि भारतीय लोग शिक्षित हो सके ताकि वो उनका यूटिलाइज कर सके जो है वो अच्छे ढंग से जो है। उनका अपना एक दृष्टिकोण था इस तरह का जो है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब खासकर जो भारतीय शिक्षा परंपरा थी, जिसमें हम इस्लाम की भी बात कर लें और हिंदुइज्म की भी बात कर लें, तो इस शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि यह दोनों कहीं ना कहीं कट्टरता को प्रश्रय देती थी। कट्टरता को प्रश्रय देने का कारण यह था क्योंकि यह आम फहम भाषा में नहीं थी, जो है लोगों की सामान्य भाषा में नहीं थी। जब भी हिंदू अपनी शिक्षा देता वह संस्कृत में देता, जब भी मुस्लिम अपनी शिक्षा देता वह अरबी फारसी में देता, तो आम व्यक्ति उससे कटा कटा महसूस करता था। तो एक प्रकार से कहीं न कहीं वह कट्टरता को प्रश्रय दे रही थी। यह शिक्षा को समझना आवश्यक है। अब शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा में 3 दृष्टिकोणों से इसके प्रसार में 3 संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही जो है। उनमें सबसे पहला तो मिशनरीज थी जो है, और दूसरी सरकारें थी, और तीसरा वैयक्तिक प्रयास थे जो है। अगर मिशनरीज की बात की जाए तो आप सभी लोग देखे होंगे या पढ़े भी होंगे, कहीं कहीं ईसाई मिशनरियों की घटनाएं भी आपने पढ़ी होंगी पेपर ओपर में। इसी तरह की मिशनरीज उस समय आई जो है। तो ये मिशनरीज लगभग 1758 के आसपास ही आ गई थी।
और 1758 के आसपास जब ये मिशनरीज आई जो है, तो यह एक प्रकार से धर्मांतरण करना चाहती थी भारत में। एक तरह से भारतीय जो थे उनको यह धर्मांतरित करना चाहती थी, उन्हें ईसाई धर्म में तब्दील करना चाहती थी। इनका लक्ष्य यही था। और इन मिशनरीज के जो आचार्य थे, इन मिशनरी से जुड़े हुए जो प्रचारक थे, वे लोग जब आते तो वह प्रयास यही करते थे। उसमें ही हम देखते हैं कि डफ जैसा जब एक प्रचारक आया, तो उसके बाद चूंकि उसका ईसाई सत्ता में एक प्रकार से बहुत ही एक सक्षम भूमिका थी, इसलिए उसने एक तरह के मिशनरी स्कूल प्रारंभ किए। जो तो आप देखेंगे कि मिशनरियों द्वारा बहुत सारे स्कूल चलाए गए, जो मिशनरीज स्कूल थे जो उस समय चलाए गए। जो ये मिशनरीज स्कूल चलाए गए, इनमें मूलतः ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी और साथ ही साथ प्राकृत विज्ञान में गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। और प्रयास यही किया जाता था कि गणित विज्ञान के माध्यम से हिंदू और इस्लाम आदि धर्मों की आलोचना की जा सके, ताकि व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित करके ईसाई धर्म में अपने को दीक्षित कर ले। लेकिन उस समय जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म से जुड़ा, वह धर्म की श्रेष्ठता से नहीं जुड़ा, वरन वह आर्थिक श्रेष्ठता से जुड़ा। अर्थात वह धर्म के आधार पर ईसाइयत को नहीं स्वीकारता था, वह अर्थ के दृष्टिकोण से ईसाइयत को स्वीकारता था। लेकिन इन लोगों ने प्रयास अपना जारी रखा जो है, जिसमें कैरे और स्किनर जैसे भी लोग हुए, जिन्होंने बाइबल का भी हिंदी अनुवाद किया, तमाम हमारे ग्रंथों का भी हिंदी, धर्म ग्रंथों का भी हमारे हिंदी अनुवाद, मतलब हिंदी अनुवाद किया जो है। तो एक प्रकार से इनके अनुवाद से गद्य प्रचुरता में फैलता चला गया। जो यह तो फायदा हुआ, जो गद्य प्रचुरता के साथ फैलता चला गया। इसको समझने की आपको अत्यंत आवश्यकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ईसाई मिशनरीज की जब हम बात करते हैं और गद्य की प्रचुरता की बात करते हैं, उसी दौर में हम देखते हैं कि 1791 और 80 के आसपास जो है, कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना होती है। और इस प्रकार पाश्चात्य देश के जो लोग थे, उनको प्राच्य विद्या की तरफ एक तरह से लगाव शुरू हो गया। जो और एक प्रकार से प्रेस एजुकेशन की भी स्थापना हुई, जिसमें अरबी, फारसी और संस्कृत आदि पुस्तकों का प्रकाशन भी शुरू हो गया। जो पाश्चात्य शिक्षा के संदर्भ में वैश्विक प्रयास को यदि हम रेखांकित करने की कोशिश करें, तो राजा राम मोहन राय की आप बात कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा की वकालत करते हुए यह कहा कि भारतीय शिक्षा पद्धति में जो शिक्षार्थी होता है, उसका समय बहुत नष्ट होता है, क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति में हम व्याकरण की बारीकियों को सिखाते हैं, वेदांत और मीमांसा की बातों को सिखाते हैं। तो वेदांत, मीमांसा और व्याकरण की बारीकियों की जो चर्चा होती है, उसका आधार क्या होता है? तो व्याकरण की बारीकियों को सिखाने के संदर्भ में और साथ ही साथ वेदांत और मीमांसा को समझाने के संदर्भ में उस विद्यार्थी का बहुत समय जो होता है वह नष्ट हो जाता है। तो वह वकालत करते हुए यह कहना चाहते हैं कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो पाश्चात्य शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वह प्राकृत विज्ञान का अध्ययन कर सकें, विज्ञान, गणित और आदि विषयों का अध्ययन कर सकें और वह एक सही मनुष्य बन सकें, एक आधुनिक मनुष्य बन सकें। तो ये वैश्विक प्रयास के रूप में रेखांकित करने की बात की है। 1834 में लॉर्ड मैकाले का भारत में आगमन होता है और लॉर्ड मैकाले का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। अंग्रेजी शिक्षा की सबसे बड़ी वकालत करने वालों में सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह मैकाले को जाता है। और वह कहता है, खासकर अंग्रेजी शिक्षा के लिए कहता है, कि जो अंग्रेजी है वह एक ऐसी भाषा है जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में से एक है और जिसका साहित्य अपने आप में सबसे समृद्ध साहित्य है। और एक तरह से कहा जाए तो पूर्व के वाणिज्य की वह भाषा बन सकती है। इस प्रकार वह एक प्रकार से देखा जाए तो अंग्रेजी की हिमायत करता है और उस समय ग्रांट जैसे लोग भी इस हिमायत के साथ जुड़ जाते हैं और माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इन दोनों की भाषा के रूप में अंग्रेजी की वकालत की जाती है। जबकि ऑप्शन के रूप में बहुत सारी चीजें उपस्थित थी, जैसे ऑप्शन के रूप में अरबी फारसी भी था, संस्कृत भी था और साथ ही साथ लोक भाषाएं भी थी, लेकिन उसके बरक्स अंग्रेजी को ज्यादा तरजीह दी गई और माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा
कि जो भाषा थी वो अंग्रेजी के रूप में हमारे सामने आती है। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है कि उसी समय 1854 में ऊड घोषणा पत्र जारी होता है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा और खासकर उच्च शिक्षा की जो बात की जाती है वह उसी संदर्भ में बात की जाती है कि इनका ज्यादा से ज्यादा विकास किया जा सके और प्रांतीय स्तर पर शिक्षा विभागों की स्थापना की जा सके। तो इस प्रकार से हम शिक्षा प्रक्रिया को जब समझने की बात करते हैं तो जिसे हम पाश्चात्य, चूंकि हम उसे पाश्चात्य शिक्षा इस संदर्भ में या पश्चिम की शिक्षा इस संदर्भ में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो उन्होंने पूर्व से ही ग्रहण की हैं, तो उस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश आप कर सकते हैं। तो शिक्षा को इस आशय से समझने की आवश्यकता है जो आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब जहां तक शिक्षा के बाद का प्रश्न खड़ा होता है तो वह प्रश्न खड़ा होता है सामाजिक चुनौतियों का प्रश्न। वह अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है। सामाजिक चुनौतियों की यदि बात की जाए तो आपसे मैंने कहा कि जब आर्थिक परिवर्तन होते हैं तो साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन भी स्वाभाविक होता है। तो एक प्रकार से भारतीय समाज में भी परिवर्तन होना शुरू हो गया, क्योंकि भारतीय समाज की जब हम बात कर रहे थे और खासकर जब हम ग्राम की अवधारणा की बात कर रहे थे, गांव की अवधारणा की बात कर रहे थे, तो हम एक सामुदायिकता की बात कर रहे थे। अर्थात जो भारतीय स्थिति थी, अर्थात आधुनिकता के पूर्व जो भारत की स्थिति थी वह सामुदायिकता में विश्वास करने वाली स्थिति थी, समूह में विश्वास करने वाली स्थिति थी। वो या तो समूह में विश्वास करती थी या सामुदायिकता में विश्वास करती थी। लेकिन आधुनिकता की यदि हम बात करें तो आधुनिक बातें थोड़ी पृथक हो जाती हैं, क्योंकि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती है। अर्थात आधुनिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से जिस चीज का सबसे अहम विकास हुआ वह था वैयक्तिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो सामुदायिकता से एकदम पृथक थी। इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। अब चूंकि हमारे धर्म का स्वरूप भी बदल रहा था, लोग धीरे धीरे आधुनिक हो रहे थे, अब नए आधुनिक लोगों के लिए धर्म के स्वरूप का नवीनीकरण आवश्यक था। अब इस नवीनीकरण के आंदोलन की यदि हम बात करें तो उसमें कई ऐसे समाज थे जो जुड़ गए थे, जिसमें एक समाज था ब्रह्म समाज, दूसरा समाज था आर्य समाज, और तीसरा थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, रामकृष्ण मिशन था, प्रार्थना समाज था। ये सारे समाज, सोसाइटीज ये जुड़ती चली गई, जो कहीं ना कहीं उस धर्म की एक प्रकार की नवीनीकृत व्याख्या के प्रयास से जुड़ी हुई। अब यदि हम धर्म की बात करें तो चूंकि भारतीय धर्म का जो दृष्टिकोण था जो वह पारलौकिक था, आप सभी सहमत होंगे इससे जो है, लेकिन साथ ही साथ अब आधुनिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता यह थी कि धर्म को भी तार्किकता की कसौटी पर कसा जाए, बौद्धिकता की कसौटी पर कसा जाए, इसलिए उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा हुई। राजा राम मोहन राय एक तरह से कहा जाए तो प्रथम आधुनिक, जिसको हम यह कह सकते हैं कि पहले आधुनिक पुरुष थे जो है, जिन्हें अरबी, फारसी और संस्कृत, आंग्ल और तमाम भाषाओं का बेहद ज्ञान था, जो बहुत अच्छा ज्ञान था जो। साथ ही साथ उन्होंने वेदों उपनिषदों का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। इसलिए उन्होंने जो पहला अपना प्रयास प्रारंभ किया तो उन्होंने देखा कि धर्म में हमारा जो स्वरूप है, उन्होंने जो रूढ़ियां हैं और जो इस तरह की समस्याएं हैं उनको रेखांकित करने का उन्होंने प्रयास किया। जैसे सबसे पहले जाति प्रथा की बात की जाए तो चूंकि जाति प्रथा अपने आप में एक अभिशाप था भारत के लिए जो है, आप सभी जानते हैं, चाहे अंग्रेज आए हों चाहे उसके पहले के आक्रांता आए हों, भारत पर किसी भी आर्थिक दृष्टिकोण से विजय नहीं हुई। मूलतः वह पुरुष द्वारा जो रचना हम मानते हैं या अपौरुषेय की श्रेणी में लेते हैं, अर्थात हम यह मानते हैं कि वेद जो है वह देवताओं द्वारा रचित हैं जो है, उस संदर्भ में वो प्रतितर्क अपना उपस्थित करते हैं और वह कहने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को अपने इंस्टीट्यूशन से, अपनी अंतः प्रज्ञा पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही जब केशव चंद्र सेन की बात करते हैं तो केशव चंद्र सेन अपने आप एक तरह से कहा जाए उनके अंदर सबसे बड़ी चीज वो भ्रमणशील व्यक्ति थे और बहुत ही घूमा करते थे जो है, साथ ही बड़े ही तार्किक और बौद्धिक व्यक्ति थे जो है, लेकिन साथ ही साथ वह भक्ति के उस शाखा से भी जुड़े हुए थे जो वैष्णव भक्ति के अंतर्गत आता है।
तो ब्रह्म समाज में उनका जो स्वरूप था वह उस प्रकार का खड़ा हुआ है। और ब्रह्म समाज में ही केशव चंद्र सेन जब महाराष्ट्र की यात्रा की तो 1867 में उन्होंने प्रार्थना समाज की नींव डाली है। और इसी प्रार्थना समाज से गोविंद रानडे का नाम जुड़ के आता है, जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। गोविंद रानडे की जब हम बात करते हैं तो वह एक विधिवेत्ता थे और बड़े ही तार्किक व्यक्ति थे जो, और साथ ही साथ वह पुनरुत्थानवादियों के विरोध में खड़े होने वाले व्यक्ति थे। पुनरुत्थानवादी जो थे वो अतीतगामी थे जो, अर्थात अतीत की वकालत किया करते थे जो। वैसे लोगों के वह विरोध में रहते थे। उनका मानना था कि अतीत मृत हो चुका है, जिसे कभी भी जीवित नहीं किया जा सकता है, जबकि समाज जो होता है वो जीवित अंगों की इकाई होती है। इसलिए हमें इस तरह से विचार करना चाहिए। और उन्होंने भी एक तरह से धर्म का जो बाह्य आडंबर था, कर्म कांड का अनुष्ठान था, इन सब चीजों में परिवर्तन की हिमायत की गई। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने उभर के आता है। अब उसके बाद यदि हम चर्चा करें तो तीसरे महत्वपूर्ण रूप में जो है हमारे सामने जो व्यक्ति आते हैं, जो मतलब समाज आता है, वो रामकृष्ण मिशन आता है। तो रामकृष्ण मिशन की यदि हम बात करें तो रामकृष्ण मिशन के प्रवर्तक जो थे वह मूलतः विवेकानंद। और आप सभी जानते हैं कि 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में व्याख्या देने के पश्चात में विश्व धर्म गुरु के रूप में भारत को जो उपाधि मिली थी, उसका प्रदेय कहीं न कहीं विवेकानंद को जाता है। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना मूलतः अपने गुरु परमहंस के आधार पर की थी जो है, और एक प्रकार से उन्होंने भारतीय अतीत में गौरव बोध भरने का पूर्ण कार्य किया। तो एक प्रकार से उनका जो पूरा धार्मिक अनुष्ठान था वह अतीत जो था उस अतीत की ऐसी व्याख्या से जुड़ा था जिससे हमारे प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित हो सकेंगे, गौरव महसूस कर सकेंगे। इस तरह से रामकृष्ण मिशन की बात आती है। अब आर्य समाज की यदि बात करें तो खासकर गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ जो है पंजाब आदि क्षेत्रों में यदि किसी चीज का वर्चस्व था तो वो आर्य समाज का वर्चस्व था। और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, और मूलतः वो संस्कृत के वाग्मी विद्वान थे जो है, बहुत उद्भट विद्वान थे जो। और उन्होंने जो प्रयास किया वो इस संदर्भ में कि वह वेद को स्वीकारते थे, परंतु वह जो आचार रीत नीति थी उसमें नवीनता को अपना आधार बनाना चाहते थे। अर्थात एक तरह से वेदों के बाद के हिस्से में जो जाति व्यवस्था में आनुवंशिकता आ गई थी उसके विरोध में उन्होंने कर्म को प्रश्रय दिया था और कर्म को केंद्र में लाने की कोशिश की थी। और एक प्रकार से अंतरजातीय विवाह आदि की भी बात उन्होंने की थी। तो आर्य समाज का स्वरूप आज भी आप समाज में देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं समाज का स्वरूप जो है। तो यह जो चर्चा अभी हम लोगों ने खासकर आधुनिक काल के पृष्ठभूमि के अंतर्गत की, जिसमें हमने राजनीति, अर्थनीति और खासकर शिक्षा नीति और इन सब विषयों पर बातचीत किया। अब मूलतः जो आधुनिकता की शब्दावली में आधुनिकता पर बातचीत की जाए तो रेमंड विलियम्स का मानना है कि आधुनिकता मूलतः भवन निर्माण से ही आई है। अर्थात पाश्चात्य देशों में जो भवन निर्माण की शैली थी वहीं से आधुनिकता की शुरुआत मानी जा सकती है। और आधुनिकता की जब भी आप बात करें तो आपसे मैंने पहले ही बता दिया कि जो आधुनिक मनुष्य होता है वह सप्रश्न दृष्टिकोण रखता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, साथ ही साथ बौद्धिक होता है और साथ ही साथ तार्किक होता है। इस तरह हमारी चर्चा जो है आज इस विषय पर समाप्त होती है। यदि आपके मन में इस संदर्भ में कोई प्रश्न आया हो तो आप विचार कर सकते हैं। आप में से किसी के मन में इस संदर्भ में इस विषय पर कोई प्रश्न आया हो तो आप पूछ सकते हैं जो है। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की जो नींव डाली थी वो कौन थे सर, जिससे कि गोविंद रानडे जुड़े? आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं हो पा रही आपकी। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की जो नींव डाली गई थी जिससे कि गोविंद रानडे का नाम जुड़ा होता है। केशव चंद्र सेन जो है, केशव चंद्र सेन। और यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप।
आधुनिकता का मूलतः भवन निर्माण की शैली से आई है सर, ऐसा जैसे बोले ये रेमंड विलियम्स का मानना है। ये असल में रेमंड जब आप विलियम्स एफिल का। टावर, हाँ रेमंड विलियम्स का मानना है। और एफिल टावर जैसी जब आप संरचना देखते हैं तो उसकी जो भव्यता है, उसकी जो बौद्धिकता, उसकी जो तार्किकता है, अर्थात भवन निर्माण की जो नई शैली आई जो है, वहीं से रेमंड विलियम्स का मानना है कि आधुनिकता की शुरुआत होती है। ऐसे तो सर और भवन कोई निर्माण प्रश्न? की शैली तो हमारे भारत में ही सबसे पुरानी और देखी गई है वास्तुकला के क्षेत्र में, जिसमें कि मंदिर हाँ नहीं, आपने दो सही तरह कहा, से लेकिन वास्तुकला की जो तार्किकता होती है और जो एक तरह से जो बौद्धिकता होती है, उसका अभाव हमें यहाँ देखने को मिलता है। जो है वहाँ जो प्रत्यय था वह तवली नहीं रह जाएगी। जब भी कोई व्यक्ति समय परिवर्तित हो जाता है, जब बीत जाता है, तभी वह उसके संदर्भ में संशय कर पाता है। जो है और जब आप संशय करते हैं, संदेह कर प्रश्न करते हैं, तो यह उसी समय संभव हो पाता है ना। तो आधुनिकता के लिए यह सबसे आवश्यक है कि आपके अंदर प्रश्न का दृष्टिकोण हो, जो है प्रश्न दृष्टिकोण हो, जो है और साथ ही उसमें साथ सर आप आपके अंदर संशय हो, जो है। उसमें आप बोले हाँ हैं क्या सर कहिए? तार्किक वैज्ञानिक, जैसे मॉडर्न थोड़ा होने में आप स्पष्ट नहीं हो बताए पा हैं। रही, आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही आपकी। मॉडर्न होने में तात्पर्य है तार्किक हो, वैज्ञानिक हो तथा प्रश्न करने के गुण हो। हाँ, प्रश्न दृष्टिकोण जो है, प्रश्न दृष्टिकोण, प्रश्न का दृष्टिकोण जो है, आपकी दृष्टि में प्रश्न होना चाहिए, क्वेश्चन एराइज करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। जो सर एक क्वेश्चन पूछनी थी आपसे। हाँ पूछिए। सर जो हमारी भारतीय व्यवस्था थी वो आवाज अपरिवर्तनशील आवाज कैसे थी? थोड़ा तेज बोलिएगा। जो है सर जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, नहीं सॉरी, जो हाँ, भारतीय व्यवस्था थी वो अपरिवर्तनशील थी, कैसे? भारतीय व्यवस्था अपरिवर्तनशील नहीं, मैंने ग्राम व्यवस्था की बात किया था। जो गांव की व्यवस्था थी, आर्थिक हाँ जी दृष्टिकोण से सर। जो गांव हम देखते हैं, उसकी संरचना में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। जो वो स्वायत्त होती है, स्वनिर्भर होती है। जो मैंने उसकी बात की थी। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। ठीक। अभिषेक कुंदन सर आ गए हैं क्या? हेलो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ ठीक सर, है सर, आवाज फिर आ मैं रही है? क्लास। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग अभिषेक सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कल हम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम लोग एक मिनट रिलैक्स हो लो। अभी समझ गए क्या सर मॉडर्निटी पढ़ा रहे थे? अभी क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? सर हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक काल। अच्छा, आधुनिक आधुनिक काल और काल के वही बारे में हाँ जी सर। अच्छा, मॉडर्निटी समझ रहे थे कि आधुनिकता क्या है? यस सर। तो अभी आधुनिकता में ही लटके हो तुम लोग। यहाँ तो उत्तर उत्तर आधुनिकता आ गई। सर आप सर बिल्कुल। फोन आपका उल्ट गया। फोन पता नहीं, लेकिन एक ना स्टैंड है मेरे पास ये रखने वाला, उसमें इसी तरह आता है। लीड जो है वो ऐसे है। अच्छा ये बताओ कि ऐसे ठीक है? ऐसे नहीं सर, जो अच्छा, पहले स्टैंड। जैसे कर रहे थे। अच्छा हाँ। एक मिनट बताना। ऐसे नो सर। नहीं, ऐसे तो कैमरा ही नहीं आएगा। आज यही एक हो सकता है ऑप्शन, नहीं तो फिर हाथ में पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, दीजिए सर। ओके सर। ठीक है। कल हम लोगों ने जाना कि हिंदी साहित्य के इतिहास में तुलसीदास, हाँ, तुलसीदास की अवस्थिति कहाँ है, वो किस काल के कवि हैं, किस तरह की रचनाएं लिखते हैं, उनका हिंदी साहित्य में, और न सिर्फ हिंदी साहित्य वरन भारतीय समाज में, और खास करके जो है भारतीय समाज की जो एक धार्मिक संस्कृति है खास विशेष की, जिसे हिंदू संस्कृति कहते हैं, उस हिंदू संस्कृति में धार्मिक रूप से उनका क्या महत्व है। इतना ही नहीं,
साहित्य को समृद्ध करने में तुलसीदास की क्या भूमिका रही है, तुलसीदास ने किन परिस्थितियों में किस उद्देश्य को पढ़ना शुरू करेंगे, जो आपके सिलेबस में। ठीक है, आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा? यस सर। नो सर। सिलेबस भी नहीं देखा कि क्या पढ़ना है? तब तो हम कुछ नहीं। भी पढ़ा देंगे तो क्या पढ़ोगे फिर? तब तो हम कुछ भी पढ़ा के सर निकल आया लेंगे। ही नहीं है। जी सर। आया ही नहीं। जी सर, देख रहे हैं सिलेबस। हाँ ठीक है, तो हम लोग यह देखेंगे, चूंकि राम की कथा आप सबको पता है, इसमें इस बाल कांड के अंतर्गत जहां से हम लोग अपने दोहे की शुरुआत करेंगे, उससे पहले की कुछ कथाएं हैं, जिसे कुछ राम की आधिकारिक कथा को आप लोग समझें, प्रासंगिक कथा छोड़ दीजिए, उसके अंतर्गत कई तरह की जो है हेतु कथाएं जोड़ी तुलसीदास ने, उस पर हम लोगों को बात नहीं करनी। राम का जन्म हुआ, यज्ञोपवीत, मुंडन वगैरह सारा चूड़ाकर्ण संस्कार वगैरह हुआ। उसके बाद राम को मांगने एक दिन जो है विश्वामित्र के मन में एक शंका उपस्थित हुई। मैं बार बार कहता हूं कि तुलसी के यहाँ राम का जो है, हमेशा तुलसीदास ने एक ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करवाया है आम लोगों को, कि यह कतई लोगों को न लगे कि तुलसी के राम ब्रह्म नहीं। जगह जगह पर उनके ब्रह्म स्वरूप की जो है वंदना तुलसीदास ने की, जगह जगह उनके ब्रह्म स्वरूप को व्याख्यायित किया तुलसीदास ने, चाहे वह कथा के अनुरूप हो, प्रसंग के अनुरूप हो। तुलसीदास ने जो है कथा में एक राम स्थापित करने की कोशिश की। अब हम यह देखेंगे कि तुलसीदास का जन्म हुआ, चूड़ाकर्ण वगैरह सारे भाइयों के साथ जो है वो वशिष्ठ के यहाँ से लौटे। उसके बाद एक समय ऐसा आया जब विश्वामित्र एक ऋषि थे, विश्वामित्र ने दशरथ से इन दोनों भाइयों को मांगा। उनके मन में एक दिन चिंता हुई, लिखा तुलसी ने कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि हरि बिनु मरहि न निश्चर पाप। उनके मन में एक दिन चिंता हुई और उन्होंने जो है राम लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए जो है, और वो दशरथ से मांगने जाते हैं। हालांकि उस बीच का एक बड़ा प्रसंग है, दशरथ को बड़ी चिंता होती है, वो देना नहीं चाहते, सब सुत प्रिय मोहे राम, मतलब प्राण की नाई, या राम देत नहीं बने गोसाई। बड़ी दुखद स्थिति होती है। चौथे पन पायहु सुचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। उन्होंने कई तरह से जो है उसको उनको जो है वो अपनी जो है असमर्थता जाहिर की, लेकिन अंततः राम लक्ष्मण को जो है उनको सौंप देते हैं। राम लक्ष्मण को लेकर जब चलते हैं तो रास्ते में अहिल्या उद्धार की कथा है, आप लोग सब जानते हैं। गौतम नारी छाप पशुपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करूं रघुवीर ठीक, परसद पावन शोक नसावन, ये सब करके जो है उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या उद्धार के बाद जो है विश्वामित्र को जनकपुर से धनुष यज्ञ का एक जो है निमंत्रण आता है। उस निमंत्रण में शामिल होने के लिए दोनों भाइयों को लेकर के जो है विश्वामित्र चलते हैं, और चलने के बाद उसी मार्ग में अहिल्या उद्धार के बाद जब वो जनकपुर के समीप पहुंचते हैं, तो जनकपुर की जो शोभा है, उसकी जो प्राकृतिक सुषमा है, उस नगर की जो विभूति है, उसका जो यश है, वहां के जो लोग हैं, इन सब की प्रशंसा तुलसीदास ने बड़े ही रमणीक ढंग से की है। उनका मन जो है इस प्रसंग में, इस प्रसंगोद्भावना में बहुत अच्छी तरह से रमा है। आप देखेंगे वो कहते हैं 212 नंबर दोहा, क्या किसी के सामने रामचरितमानस है? चलो ठीक है, सुनो। सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। कहते हैं तुलसी कि सुमन वाटिका, सुमन कहते हैं फूल को, एक एक शब्द का जो है अर्थ कहना संभव नहीं है, तो बहुत समय लग जाएगा। आप लोग चूंकि हिंदी इससे पहले भी हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सारी इसमें जहां भी कठिन शब्द होगा मैं बता दूंगा, ये सारी चीज आप लोग समझते होंगे। सुमन वाटिका, सुमन वाटिका कहते हैं फुलवारी को, पुष्प वाटिका को। तो सुमन वाटिका बाग वन, जितने भी बगीचे हैं, बाग हैं, वन हैं, विपुल विहंग निवास, उन सब विहंग कहते हैं पक्षी को, उनमें पक्षियों का विपुल बहुत ढंग के पक्षियों का निवास है। फूलत फलत सुपल्लवत, अद्भुत प्राकृतिक वर्णन जो है तुलसीदास ने वहां की जनकपुर का दिखाया है कि फूलत फलत सुपल्लवत, सब अच्छी तरीके से फूलते हैं, फलते हैं। सुपल्लवत, सुहत पुर चहुपास, पुर कहते हैं उस नगर को, उस नगर के चारों ओर जो है ये जो चीजें अवस्थित हैं, बाग वन तराग बगीचे,
ये सारी चीजें जो हैं उस नगर की विभूति के, उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं, इनहेंस करते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे कहते हैं कि बनई न बरनत नगर निकाई। अद्भुत वर्णन है कि बनई न बरनत नगर इकाई। उस नगर की शोभा जो है कहते हुए नहीं बन रहा है। कवि की ध्वनि जो है अवरुद्ध हो रही है। कवि के पास कोई उपमा नहीं है उस नगर की शोभा का बखान करने के लिए। इतनी शोभायमान नगरी। और तुलसीदास अतिशयोक्ति और रूपक के बादशाह कवि माने जाते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास अगर किसी की प्रशंसा में भिड़ जाएं तो उसे तुरंत एवरेस्ट पर चढ़ा देते हैं। और अतिशयोक्ति और रूपक के बड़े बादशाह व्यक्ति, और कहते कहते उनकी जो वाणी जो है कहाँ अतिशयोक्ति को भी पार कर जाए कहना मुश्किल। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाए मन तहां ही लोभाई। जहां भी दृष्टि जाती है देखते ही मन जो है बरबस जो है लोभायमान हो रहा है। हर एक चीजें आकर्षक प्रतीत हो रही हैं। चारु बाजारु विचित्र अंबारी। चारों ओर जो है सुंदर बाजार हैं, मनियों से लदे हुए। चारु बाजारु, चारों किसी घर का छज्जा जो देखा होगा, ठीक, उसको अंबारी कहते हैं कि विचित्र अंबारी। ऐसा लग रहा है जानो मणि में विधि जनु स्वकर समारी। ऐसा लग रहा है कि मानो विधाता ने अपने हाथों से मणियों से इन घरों के छज्जों को बनाया हो। इतनी शोभायमान ये सारे प्रसाद जो हैं, ये सारे घर जो हैं अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लैनाना। यह देखिए नगर का वर्णन है, बाजार का वर्णन। तुलसीदास ने, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जब नगर का वर्णन करते हैं, जब किसी विधि का मानो कि जैसे अगर मिथिला की संस्कृति का वर्णन तुलसीदास करते हैं, विवाह का वर्णन करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक एक संस्कृति को उसकी बारीक तरीके से दधि चूड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहार। यह संस्कृति सिर्फ मिथिला में ही है। और तुलसीदास जिनका मिथिला से कोई संबंध नहीं था, उस तुलसीदास ने मिथिला का ऐसा वर्णन किया कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे तुलसीदास उस मिथिला में वास कर रहे हैं। अद्भुत वर्णन है उसकी। एक एक संस्कृति, जवनार का वर्णन, उस गाली देने की परंपरा, एक एक चीजों के वर्णन में तुलसीदास का मन भरपूर रमा है। उसी तरह तुलसीदास जब जनकपुर का वर्णन करते हैं तो जनकपुर में सिर्फ बाग और वन तालाब ही नहीं है, जनकपुर के बाजार का वर्णन करते हैं, जनकपुर के लोगों के घरों का वर्णन करते हैं, जनक जी के राजप्रासाद का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि धनिक बनिक, आहा, धनिक बनिक, कुबेर के समान जो श्रेष्ठ धनी व्यापारी हैं, धनिक बनिक, जो धनी, और धनी भी कैसा, तो कुबेर की तरह, कोई सामान्य धनी नहीं है। धनिक बनिक बर धनद समाना, और बैठे सकल वस्तु लैनाना। इस तरह से जो इस तरह के धनी व्यापारी हैं वो तमाम तरह की चीजें लेकर बाजार में बैठे हैं। चौहट सुंदर गली सुहाई। चौहट, चौहट कहते हैं किसको, चौक को। जितने भी चौराहे हैं बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। गली जो है अपनी सुंदरता से शोभायमान है। संतत रही सुगंध सिंचाई, और उन गलियों में सदा लगता है कि सुगंध का छिड़काव होता है और एक तरह का सुगंध व्याप्त है उन गलियों में। इतनी पुररम्यता जो है तुलसीदास को जनकपुर में दिखाई दे रही है। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। अद्भुत। आप लोग देखिए कि मंगलमय मंदिर सब केरे। मंदिर किसको कहते हैं, कि घर को कहते हैं। मंदिर का मतलब वह नहीं जहां देवताओं का निवास हो, मंदिर मतलब घर भी हो सकता है। ठीक, तुलसीदास ने यहाँ मंदिर शब्द का प्रयोग आम घरों के लिए किया है। जैसे आप लोग ने कभी अगर सुंदरकांड कभी पढ़ा होगा या सुना होगा तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि उन्होंने लिखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखें जहां तहां अगणित जोधा। सुना है ये पंक्ति? यस सर। हनुमान जी जब ढूंढ रहे हैं सीता को तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हर जगह तुलसीदास ने घर के लिए सदन मंदिर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। कहते हैं कि मंगलमय मंदिर सब केरे, सबके घर मंगलमय है, सब केरे, और उन पर क्या है, तो चित्रित जन रतिनाथ की तेरे। ऐसा लग रहा है कि मानो चित्रकार जो है कामदेव हो और उन्होंने अपने हाथों से वो चित्र उकेरे। ऐसी सुंदर शोभा है एक एक दीवार की। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। अद्भुत। अब देखिए कि वहां के लोग कैसे, पुर, पुर कहते हैं उस प्रदेश को, उस जगह को, कि पुर नर नारी, वहां के नर नारी कैसे हैं कि सुभग सुचि संता। ये सुचि संता क्या होता है भाई?
आप लोगों ने देखा होगा कि सुचिता एक शब्द है हिंदी में, तुलसीदास ने जिसके लिए तालव्य श का प्रयोग होता है शुचि, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि तुलसीदास ने कहीं भी तालव्य श का प्रयोग रामचरितमानस में नहीं किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुलसीदास को व्याकरण नहीं आता था। और हिंदी और खास करके अवधि में या हिंदी में अब जो परंपरा आई है वह हिंदी और खड़ी बोली का परिमार्जित रूप उस दौर में नहीं था। तुलसीदास ने कहीं भी इसके लिए तालब शोभा जन कहा कि अति अनूप जह जनक निवासु। इन्हीं सब के बीच जनक जी का एक उत्तम एक अनुपम निवास स्थान है। बिथ कहीं विबुध बिलो की विलासु। वहां के विलास और ऐश्वर्य को देखकर, वहां की प्रभुता को देखकर देवता लोग भी जो हैं वो स्तंभित हो जाते हैं, देवता लोग भी चकित हो जाते हैं। होत चकित चित कोट बिलो की। अद्भुत महल के कोट को देखकर, उसके परकोटे को देखकर, उस पर जो मणि जड़े हुए हैं, उसकी जो शोभा है, इन सब को देखते हुए जो है होत चकित चित कोट बिलो की सकल भुवन शोभा जनुरो की। मानो समस्त लोकों की शोभा आज उस जनक जी के महल में विद्यमान हो गई है और तीनों लोक की शोभा आज उनकी शोभा के सामने फीके मालूम होते हैं। मैंने पहले भी कहा था तुलसीदास जो है वो बादशाह व्यक्ति हैं इन चीजों, और जब वो प्रशंसा में लग जाए तो वो जो है वो अगर राम और अगर वो सीता की प्रशंसा करने लग जाए तो यह कह देते हैं कि सब कभी उपमा रहे जुठारी कहीं पटतरों विदेह कुमारी। उनके पास शब्द कम पड़ जाते हैं। राम सीय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणि खंबर माई। अद्भुत प्रशंसा करते हैं जब वो करने लगते हैं। आगे है कि धवल धाम मणि पुरटपुर सुघटित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कहीं जाती। आप लोगों ने देखा होगा, मैं बीच बीच में कुछ व्याकरण की चीजें मैं आप लोगों को बताता था। तुलसीदास ने रामचरितमानस में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। छंद आप लोगों ने पढ़ा है? यस सर। पहले पढ़ा है छंद? यस सर, 12th में पढ़ाया गया। किसे कहते हैं छंद? सर जिसमें छोटे किंतु सार्थक ध्वनियों के प्रवाह पूर्ण सामंजस्य को छंद। यस सर, ठीक, कार्मिक छंद कहते हैं। ठीक, और इन छंदों के भी कई भेद हैं। अगर हम लोग रस छंद अलंकार कभी आगे पढ़ेंगे तो उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक, इन्हीं छंदों में जो है तुलसीदास ने जो है दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। ठीक, आप देखेंगे कि यही बहुत हद तक पद्धति जो है सूफी कवियों में भी दिखाई देती है। तुलसीदास ने भी जो है चौपाई के बाद एक दोहा डालकर करवक बनाने की पद्धति जो है अपनाई है, और यह करवक बनाने की पद्धति सूफी कवियों में पद्मावत, जायसी के पद्मावत में भी दिखाई देती है। वो भी अवधि की ही रचना है। ठीक, क्लियर? कहते हैं कि धवल धाम मणि पुरट पट सुघटित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कहीं जात। मतलब यह कि उन महलों में अनेक प्रकार से सुंदर तरीके से रत्न जड़ित जो है वो पर्दे लगे हैं। अब पर्दे कैसे हैं महल के, उसका वर्णन भी तुलसीदास करते हैं। अब बताओ कि इससे बड़ी अतिशयोक्ति क्या हो सकती है कि महल के पर्दे भी मणियों से जड़े हुए हैं। अब उस नगर की जो विभूति है, अब उस नगर की जो समृद्धि है, उसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जहां पर्दे भी जो हैं वो मणियों से जड़े हुए हैं, और सीता के रहने का जो सुंदर महल है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। राजमहल के जितने भी द्वार हैं वो सारे सुंदर हैं। भूप भीर नट मागध भाटा, जिनमें वज्र के किवार लगे हैं, वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। राजाओं, नटों, नट समझते हैं आप लोग? गांव में नाच नाच कर गाने की एक परंपरा थी। नाचने वाले जो लोग होते हैं उनको नट कहते हैं। ठीक, उसी नट से नटुआ शब्द आया है फ्रांस में, आप लोगों ने सुना होगा। ये वही नट है। भाटा, ये भाट क्या होते हैं? राजा की प्रशंसा में राजा के आसपास रहने वाले वैसे लोग जो स्तुतिगान किया करते थे।
राजा के अगल बगल रहते थे और उनकी प्रशंसा में दिन भर गीत गाते रहते थे, उनको चारण भाट कहा करते थे। और राजस्थान में जो है भाटों की, चारणों की एक बड़ी परंपरा रही है। आज भी वहां एक चारण जो है बड़ा समुदाय है, अब राजस्थान में आप देखेंगे, जो राजाओं के निकट रहकर उनकी प्रशंसा किया करता है। तो भूप भीर नट मागध भाटा, बन विशाल बाजी गजशाला। और क्या है वहां पर, तो हाथियों के रहने के लिए जो है बड़ी बड़ी शालाएं बनाई गई हैं। हथसार बड़े बड़े हाथियों के रहने के लिए वो शालाएं बनाई गई हैं। है गए रथ संकुल सब काला, सब प्रकार के घोड़े, हाथी और रथों से भरे रहते हैं ये सारी शालाएं। वहां पर जो है हाथियों के रहने के लिए, घोड़े के रहने के लिए बड़े बड़े अस्तबल हैं, घुड़सार हैं। इस तरह का जो है वर्णन तुलसीदास करते हैं। सुर सचिव सेनप बहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। कहते हैं कि सुर सचिव, बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, सब उनके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। अब देखिए उस राज्य की समृद्धि, कि न सिर्फ राजा, जहां का सचिव, जहां का सेनापति, उन सबके घर जो है मणियों से लदे हैं, जिनके घरों में रत्न जड़े हुए हैं। उसके राजा की समृद्धि का क्या कहना। पूर्व बाहिर सरसरित समीपा, नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट, उतरे जहां तह विपुल महिषा। वहां पर जो है नगर के बाहर एक तालाब है, एक नदी है, जिसके किनारे जितने भी राजा उस धनुष यज्ञ में शामिल होने आए हैं, उन सब का मंडप बना है। वो सारे लोग वहां विश्राम कर रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था राजा के द्वारा की गई है। कुछ नहीं है, कथा जो है बस उस प्रकृति वर्णन, नगर का वर्णन, और इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ती जाती है, जिसका वर्णन तुलसीदास करते हैं। वही अब आगे देखिए, अब जो है कि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र का आगमन होता है। अब वहां से वर्णन शुरू होता है। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। अमराई मतलब आम का बगीचा। देखी अनूप, विश्वामित्र और उन दोनों भाइयों ने वहीं पर जो है उस तालाब के उस सर के समीप जो है वो आम का एक बाग देखकर, एक उचित स्थान देखकर, और कैसा है कि देखी अनूप, एक बड़ा ही सुंदर जो है, मोहक जो है बाग को, आम का बगीचा देखकर, सब सुपास सब भांति सुहाई, सब तरीके से वह शोभायमान हो रहा है। कौशिक कहे हैं, कौशिक कौन, गाधिसुत, कौशिक, ये सारे नाम विश्वामित्र के हैं। ठीक, यस सर। तो कौशिक कहे हूँ मोर मनु माना, विश्वामित्र कहते एक हैं। मिनट सर, विश्वामित्र का नाम का सारा जरा दिखा दीजिएगा। क्या? विश्वामित्र का नाम, हाँ लिखो, विश्वामित्र का नाम। कौशिक ऋषि भी कहते हैं, कौशिक भी कहते हैं, गाधिसुत भी कहते हैं। इसलिए आगे देखोगे, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, उनको गाधिसुत भी कहते हैं, कौशिक भी कहते हैं। तो कौशिक कहे मोर मन माना, उस बाग और तालाब की रमणीयता को देखकर, उसकी शोभा को देखकर विश्वामित्र कहते हैं कि मेरा मन ऐसा कह रहा है कि मोर मनुमाना, यहाँ रहें रघुवीर सुजाना। हे रघुवीर, हे राम, आप यही विश्राम करें, यह स्थान हर तरीके से शोभायमान। एक मिनट जरा ये सीओ बंद करने दो। हाँ सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, आगे है कि भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, राम जी कहते हैं गुरु से कि आपने बहुत ही अच्छा विचार दिया। हे प्रभु, आपका विचार स्वागत योग्य है, आपका विचार बहुत ही अच्छा है। किस बारे में? तो यहाँ विश्राम के बारे में वो कह रहे हैं। उतरे तह मुनि वृंद समेता, कहकर मुनियों के समूह, उनके साथ और भी जो शिष्य थे इनके अलावे, वो सारे लोग वहां ठहर गए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे ही जनक जी को यह खबर लगी कि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव यही भांति। तत्क्षण उन्होंने विलंब नहीं किया और जनक जी अपने समस्त दरबार के जो उनके योग्य मंत्री थे,
जो भी उनके मंत्री, योद्धा, श्रेष्ठ लोग, ब्राह्मण, अपने गुरु शतानंद, सारे लोगों के समूह के साथ जो है विश्वामित्र की सेवा में चल पड़े। और मुदित राव यही भांत, और क्या कहता है कि मुदित, प्रसन्न होकर चले। ऐसा लग रहा है मानो उनको पहले से ही हर बातें पता हो। तुलसीदास के यहाँ आप देखेंगे कि तुलसीदास ने घटनाओं के बीच बीच में यह दिखाने की कोशिश की है कि ये जो सारी राम की चीजें हैं ये पहले से ही निर्धारित, ये सारी चीजें विधि के द्वारा लिखी गई हैं, ये सारी चीजें निर्धारित हैं और उनकी जो है अभिव्यक्ति उनकी कथाओं में दिखाई देता है। जैसे राम जब गुरु के यहाँ पढ़ने जाते हैं तो एक पंक्ति है तुलसीदास की, तुलसीदास ने लिखा है कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिनके ये चारों वेद जो हैं जिनके एक श्वास मात्र हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो